मीनू पेट्रियट्स फोरम के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के अतिथि हैं श्री राजीव कुमार उपाध्याय, जो पिछले 10 साल से पेट्रियट्स फोरम से जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या फ्लिपकार्ट व अमेज़ॉन पर मोबाइल व टीवी की फ्लैश सेल पर रोक एक टांगे वालों के लिए बस पर रोक के समान है, जो सामान्य जनता पर परोक्ष सरकारी नोट बैंक टैक्स है। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपाध्याय जी, पहले तो दर्शकों को यह बताएं कि हमारे भारतीय व्यापारियों के बजाय आप विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्यों समर्थन कर रहे हैं? मीनू जी, आप तो पहली बॉल में विकेट लेना चाहती हैं। आप ये चार्ज कर रही हैं कि हम राष्ट्रवादी भी हैं और दो विदेशी कंपनियों को लाखों भारतीय व्यापारियों के ऊपर प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। ठीक है, जो आपने जनभावना पकड़ी है मैं उसका आदर करता हूं, क्योंकि जनता सबसे पहले तो यही पूछना चाहेगी कि ये कैसे राष्ट्रवादी हैं जो दो कंपनियों के लिए विदेशी हमारे लाखों व्यापारियों का हित नहीं देखना चाहते। तो पहले तो मीनू जी ये एक जब फोटो देखिए, इसमें इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स को टाटा मोटर के जो अध्यक्ष हैं उनका जो JLR प्लांट है वो घुमा रहे हैं, और इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स की वाइस प्रेसिडेंट भारत के हैं, उतने बड़े हस्ती हैं, और वो उत्साहपूर्वक गए और उनके प्लांट को देख भी रहे हैं। टाटा ग्रुप की इंग्लैंड में लगभग $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और सारी कंपनियां करीब 17-18 कंपनियां वहाँ पे काम करती हैं। तो अगर क्या हम ये चाहेंगे कि टाटा स्टील को वहाँ विदेशी कह के उसके साथ भेदभाव करें? नहीं चाहेंगे ना। $19 बिलियन, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 2 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा है। तो अगर 1.5 लाख करोड़ किसी ने खर्च कर दिए तो हम ये भी तो चाहेंगे ना कि उस देश को आदर करना चाहिए उनके सेवा भाव का। वहाँ 50,000 नौकरियाँ टाटा ने उनकी बचा के रखी हुई हैं। इसी प्रकार फ्लिपकार्ट ने भारत में $16 बिलियन का निवेश किया है। अमेज़ॉन अगले 5-7 साल में $10 बिलियन निवेश करने की बात कर रहा है, अभी इतना नहीं किया है, कम किया है। तो जब ये विदेशी कंपनियां भारत पर विश्वास करके इतने बड़े बड़े निवेश कर रही हैं, तो फिर उनके साथ इस बात को लेके भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो विदेशी हैं। वो तो फिर अब भारतीय कंपनियां हैं, भारत में लाखों को नौकरियां दे रही हैं, लाखों करोड़ का, 1 लाख करोड़ अगर फ्लिपकार्ट का ले लें 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए इनको विदेशी कह के दुर्भावनापूर्वक देखना गलत होगा। यही हमारा विचार है, ये राष्ट्रवाद से पूरी तरह समर्थित भी है। चलिए, यदि व्यापक जनहित की बात की जाए तो क्या लाखों भारतीय व्यापारियों का हित जनहित है या मात्र 2 विदेशी कंपनियों का हित जनहित है? मीनू जी, जनहित की परिभाषा पहले समझना जरूरी है। हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी है, और जनहित होता है 130 करोड़ लोगों के हित को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी सुविधाओं को देखना। 2 लाख व्यापारियों का हित या 5 लाख व्यापारियों का हित जनहित नहीं है। करोड़ों जनता का हित जो है वही जनहित होता है। इसलिए सरकार को जरूरी है कि वो करोड़ों जनता के हित की बात देखे। ये नहीं कि उनको कौन वोट दे रहा है या चंदा दे रहा है। अगर चंदे देने वाले अमीर व्यापारियों के लिए उनको सिर्फ अधिक फायदा पहुंचाने के लिए मोबाइल की और टीवी की आम जनता के लिए कीमत बढ़ाई जाएगी, गरीब जनता के लिए, तो ये तो परोक्ष रूप से आप देश के ऊपर नोट बैंक टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो आपके नोट बैंक है। एक वोट बैंक है, एक नोट बैंक है। वो आपका ATM है, ATM के लिए आप जनता पर टैक्स लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उपाध्याय जी, क्या यह सच नहीं कि यह 2 अत्यंत धनवान विदेशी कंपनियां पहले सामान को सस्ता बेच भारतीयों को बाजार से निकाल देंगी और बाद में जब इनका एक छत्र राज्य हो जाएगा तो सामान के दाम बढ़ा देंगी? मीनू जी, आप ठीक कह रही हैं कि कोई कंपनी पहले, ये स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है, सस्ता माल बेचो फिर कंपटीशन को ख़त्म करो। एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर भी थी, उसमें भी वो यही करता है।
तो एक बात को याद रखिए कि पहले भी भारत में एक अमेरिकी कंपनी आई थी इंटरनेट पे बेचने वाली ईबे, और 7-8 साल उसने कोशिश की, नहीं सफल हुई। फिर ये बंसल और सचिन बंसल ने ये बनाई फ्लिपकार्ट, एक स्नैपडील कंपनी बनी, वो थोड़ी बहुत सफल थी। फ्लिपकार्ट ज़्यादा सफल थी, स्नैपडील इतनी सफल नहीं थी। इतने में करीब 8-9 साल पहले अमेज़ॉन आ गई। तो अमेज़ॉन के आने से वो अमेज़ॉन ज़्यादा सफल हो गई, फ्लिपकार्ट इतनी सफल नहीं हुई। तो फ्लिपकार्ट के वॉलमार्ट जब आया, उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, और बहुत $16 बिलियन में करीब खरीदा, ऐसा कोई छोटे मोटे पैसे में नहीं खरीदा। तो यहाँ पे बहुत कंपनियाँ भाग्य आजमा चुकी, उन्हें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जितनी सफलता नहीं मिली। अब इससे ईर्ष्या भी हो सकती है उसके भर्त्सना के लिए। अब आती है बात एकाधिकार की। एकाधिकार तो हर तरह से खराब है, परंतु मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि रिलायंस जियो ने छोटी छोटी सारी टेलीकॉम कंपनियों को ख़त्म कर दिया। बिरला की वो आइडिया थी, टेलीनॉर थी, और बहुत सारे, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की, सब खत्म हो गई। वो भी तो एक तरह का एकाधिकार है। तो एकाधिकार से जनता का दुरुपयोग से बचाना सरकार का दायित्व है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। पर उसके लिए एक मोनोपोली कमीशन है, उसके अपने अलग कानून है। पर अभी तो भारत में रिटेल सेक्टर शुरू हुआ है ना, तो रिलायंस भी अभी कोशिश कर रही है, टाटा कोशिश कर रहा है, पेटीएम मॉल एक खुली हुई है, स्नैपडील अभी बची हुई है, बिग बास्केट बचा हुआ है। सब कंपनियां अभी इनको सीखने दीजिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर देने का कोई तरीका ढूंढेंगी। अब पेटीएम ने कैशबैक की स्ट्रेटजी बनाई है, चलेगी नहीं चलेगी वो जाने। टाटा बिग बास्केट खरीद रहा है, रिलायंस बिग बाजार खरीदना चाह रही थी, उसमें अमेजॉन कुछ रोड़ा बन गया है। पर अब तक जो देख रहा हूँ, भारतीय कंपनियां हारती प्रतीत हो रही हैं। आप अगर ग्राफ देखेंगी तो उनका मार्केट शेयर अब बाजार में कम हो रहा है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने पिछले वर्ष दोनों ने 30-30 हज़ार करोड़ के लगभग का व्यापार किया है। 32,000 शायद फ्लिपकार्ट का, 31,000 करोड़ का अमेजॉन का। और अगले 5 साल में इनकी बिक्री, मुझे अंदाजा है कि दोनों 1-1 लाख करोड़ की बिक्री पे पहुंच जाएंगी। तो भविष्य में यदि पूरे भारतीय बाजार पे 2 विदेशी कंपनियों का एकाधिकार हो जाए तो ये तो घातक होगा, मैं भी मानता हूँ। और सरकार को एकाधिकार को रोकना चाहिए। पर सिर्फ अमेजॉन का नहीं या फ्लिपकार्ट का नहीं, गूगल का भी है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, अनेकों विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में एकाधिकार पा चुकी हैं। पर हमारी रिलायंस जियो भी लगभग एकाधिकार में ही आ गई है। आइडिया तो वैसे ही बंद होने को पड़ी है, वोडाफोन इतना उन पर कर्जा हो गया, हमें इवन एयरटेल पे बहुत कर्जा हुआ पड़ा। तो बचेगा नहीं बचेगा, कौन बचेगा? तो मेरा विचार है कि हर क्षेत्र में कम से कम 2 कंपनियां, जैसे BSNL है, हमारी भारतीय कंपनियां होनी चाहिए, जिससे कि एक कंपटीशन भी रहे और भारतीय को दबा ना पाए। परंतु ये सारी जो भी हम बात करें वो एक पारदर्शी होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, धर्म संगत होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, और अंततः व्यापक जनहित में होनी चाहिए। विदेशी निवेश की पॉलिसी जब शुरू में हम बनाते हैं तब तो जहां मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कोई देता है हम साइन कर देते हैं, $2 बिलियन, $3 बिलियन के लिए। उसके बाद जब उसके परिणाम आते हैं तो फिर ये इसको रोक दो, उसको रोक दो। ये क्या तरीका है? आप शुरू में दूरगामी सोच से पॉलिसी बनाइए, पर राजनीतिक वोट बैंक के लिए, नोट बैंक को बचाने के लिए अब आप महंगे मत करिए। अब दूसरा ग्राफ देख लीजिए, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन बड़े राजधानी की, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जो बिक्री होनी थी हो गई, उससे बढ़ नहीं रही थी। फिर लखनऊ वगैरह राजनीतिक जो राजधानियाँ थी उनमें बिक्री बढ़ हो गई। अब तो Tier 2 सिटी की होड़ में चल रही हैं दोनों कंपनियां। धड़ाधड़ गोडाउन बन रहे हैं, धड़ाधड़ उनके कुछ वो बेचने के जो एजेंसियां वो बन रही हैं। अब ये भारत सरकार को सोचना है कि समय रहते विदेशी कंपनियों पे, अभी तो कोई रोक नहीं है, किसानों से सीधे खरीदने पर रोक लगा दें। कल वो किसानों से खरीदना शुरू कर सकती हैं, कृषि क्षेत्र को उनसे बाहर रख दें। भारतीय कंपनियां छोटे मुनाफे पे काम करने की आदत नहीं है, उनको चाहिए मोटा मुनाफा, और भारत में ब्याज दर बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो भारतीय कंपनियों को भी इनसे अगर टक्कर लेनी है तो अपनी कीमतें कम करना सीखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी समय अभी पक रहा है, इनको पूरा परिपक्व होने दें। अभी से इनके ऊपर रोक लगाना गलत होगा। और फिर मैं कहूँगा जो भी करें तर्क संगत, धर्म संगत होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए और लगना चाहिए। तो यही मेरी प्रार्थना है सरकार से। अच्छा उपाध्याय जी, यह बताइए कि आप व्यापारियों को तांगे वाला
वह अमेज़न और फ्लिपकार्ट को बस क्यों कह रहे हैं? मीनू जी, आप की उम्र में कितनी है ज़्यादा तो नहीं दिखती, पर अभी एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार जी की मृत्यु हुई थी। उनकी 50s की एक फिल्म थी नया दौर, बहुत सफल फिल्म थी अपने ज़माने की। उसमें गांव में बस आ जाती है और टांगे वाले इससे बहुत दुखी होते हैं और वो तरह तरह की बाधाएं खड़ी करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, रोकना चाहते हैं। पर बस से सफ़र स्टेशन से गांव का कम समय लेता था और आरामदायक भी होता था। तो जैसा कि होता है, अंत में जीत बस की होती है। इसी तरह से जब बैंकों में कंप्यूटर आए थे तब भी सारी बैंक यूनियन ने उनका विरोध किया था। आज कोई बैंक में आप बिना कंप्यूटर के काम कर सकती हैं? कोई नहीं कर सकता। और इससे भी अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज आपको कहीं जाना हो, इंग्लैंड भी जाना हो, अमेरिका जाना हो, आप फौरन नेट खोलती हैं, टिकट बुक कर लेती हैं, कहाँ सबसे सस्ता है, मेरी साइट खुल गई है, कौन सस्ता दे रहा है। आज से ही 20 साल पहले ये ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, उनको 9% कमीशन मिलता था, टिकट उधार पर मिलते थे। अब कोई ट्रैवल एजेंट पे जाता है? कोई नहीं जाता। ट्रैवल एजेंसी सारी बंद हो गई। तो टेक्नोलॉजी तो परिवर्तन लाएगी और सरकार का काम है, अगर परिवर्तन देश हित में तो उसको सपोर्ट करे, उसको रोकने का प्रयास करे तो मुफ्त है। तो भारत में जो ये बिचौले व्यापारी हैं, इन्होंने किसान और कारखाने से बहुत सस्ता सामान खरीदते हैं और जनता को बहुत महंगा देते हैं। खासकर ये टमाटर, सब्जियां, फल, ये तो चौथाई दाम पे खरीद लेते हैं किसान से और बाकी सारा फिर निरा वेस्ट होता है। कोई देख माई बाप ही नहीं है। तो पिछले 30 वर्षों में व्यापारी वर्ग तो बहुत अमीर हो गया। अब एक बार और आयकर देते नहीं है। एक मैं आपको स्टैटिस्टिक बताता हूँ। पिछले वर्ष वेतनभोगी वर्ग ने ऑन एन एवरेज 76,000 रुपये आयकर दिया है और जो बाकी लोग हैं उन्होंने 26,000 रुपये आयकर दिया है। और वेतनभोगी, आप जानती हैं उनकी क्या तनख्वाह है? पान वाले की तो आजकल कोठियाँ हैं, जो बंगाली मार्केट में पान वाला उसकी 3 कोठियाँ हैं। तो टिक्की वाले के ऊपर तो इनकम टैक्स रेट पड़ती है, जो कि क्या इंडिया गेट पे बैठता है। तो मध्यम वर्ग को पीसा जाए, ये बिल्कुल गलत हो गया मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए। और सरकार ने भी पहले मुनाफाखोरी कम करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। सुपर बाजार बने थे आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले। सेना कैंटीन उस तरह की है, केंद्रीय भंडार है, पर इतने सफल नहीं थे। अब रिटेल में जब से बड़ी कंपनी आई हैं तब से जनता को कुछ राहत मिली है और वो टैक्स चोरी भी नहीं करती हैं। दिवाली पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल में टीवी और मोबाइल जनता को काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। और ये सब कोई देश में बनने वाला माल नहीं है, सब आयातित चीनी माल है। छोटे व्यापारी छोटा सामान खरीदते थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कंपनियों से बड़े बड़े सामान खरीदती है, सस्ते में खरीदती है, भारतीयों को भी सस्ते में देती है, उनका भी फायदा, जनता का भी फायदा। तो जब दोनों का फायदा, इसी को तो व्यापार कहते हैं ना। इसमें कोई अनैतिकता है? अगर कोई चीन से मोबाइल जो कंपनी बनाती है वो वीवो करके, उससे 10 लाख फ़ोन खरीद के भारत में बेच दे और सस्ते में भी बेच दे, तो इसमें किसका नुकसान है? इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। पर वो टांगे वाले जो हैं उनकी आदत है, वो पुराने कानून जो बने टांगों के, सवारी मत खड़ी करो, टांगे में सवारी मत खड़ी करो, समझ आता है, बस में मत खड़ी करो। वो कहें नहीं कानून है, टांगे में सवारी नहीं सवारी खड़ी नहीं कर सकते। या घास रखो गाड़ी में घोड़े के लिए, अब कहें बस में घास नहीं है, चालान कर। इस तरह की बातें हो रही हैं। बस मालिकों ने जब से बस खरीद लिया अब उनको वेतन कर रहे हैं। अब सरकार क्यों व्यापारियों की आय या मुनाफा बढ़ाने के लिए जनता पे महंगा मोबाइल या टीवी बेचे? ये सरकार का काम नहीं है, ना ये जनहित है। ये तो बल्कि सरकार अगर करेगी तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी। तो मेरे विचार से जनहित की परिभाषा 120 करोड़ जनता का जनहित है, किसी एक वर्ग, सीमित वर्ग का जनहित को जनहित नहीं कह सकते। उपाध्याय जी, तो अब दर्शकों को यह भी बताइए कि विदेशी अमेज़न व फ्लिपकार्ट देश की किन आवश्यकताओं को पूरा कर रही है? इनसे देश की जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है? क्यों चीन ने इन्हें नहीं घुसने दिया? देखिए मीनू जी, आपने एक प्रश्न में अनेक प्रश्न पूछ लिए, इसलिए मैं एक एक करके उनके उत्तर दूंगा। आपका पहला प्रश्न है कि देश की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने का। तो जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं वो ये जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों से हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा। वो एक रिकॉर्ड था मनमोहन सिंह साहब के आखिरी साल का, $312 बिलियन का। वो आज भी उससे कम ही व्यापार हो रहा है। 260 तक चले गए थे बीच में तो हम, और अभी फिर 300, 310, 300, 290 इसी पे घूम रहे हैं 8 साल से।
और विदेशी मुद्रा, हमारा आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो विदेशी मुद्रा के लिए हर साल हमको लगभग 30 से 50 बिलियन डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश चाहिए। टेक्नोलॉजी के लिए भी हम उन पर आश्रित हैं, तो इसीलिए उस पूंजी निवेश के लिए हम धीरे धीरे हर क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोल रहे हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता है, हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा नहीं है। तो फ्लिपकार्ट ने 16 बिलियन डॉलर का भारत में निवेश किया और ये खर्चा हुआ, निरी भारतीय कंपनियां खरीदी। फ्लिपकार्ट की इतने साल बाद शुरू हुई है, अभी 2 साल 3 साल शुरू हुए, और 32,000 करोड़ की सेल कैसे हो गई? उसने निरी भारतीय कंपनियां खरीद ली और उनकी सेल को अपने में जोड़ के 32,000 करोड़ की सेल हो गई। वो उन लोगों के अपने अमेरिका के ढंग है। अमेजोन 10 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है, हालांकि अभी तक तो उसका पूंजी निवेश बहुत कम है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजोन भारतीय को बहुत निर्यात के लिए विदेशी बाजार भी उपलब्ध करा रहे हैं। अमेजोन ने अब तक 3 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जिसमें से 1 बिलियन डॉलर पिछले साल किया था। अमेजोन के निर्यात 2025 में कह रहे हैं हम 10 बिलियन डॉलर का भारत से निर्यात कराएंगे और उस योजना पे काम करा भी देंगे। जैसे कि लहर आई थी, लहर पेप्सी करके आया था, वो भुजिया का एक्सपोर्ट और निरी सॉस का एक्सपोर्ट उसने शुरू कर दिया था। तीसरी बहुत बड़ा फायदा जो अमेजोन ने दिया है, भारतीय व्यापार की संस्कृति को खुशनुमा बदल दिया। माल पसंद नहीं आया, अगले दिन वापस का तो सवाल ही नहीं पूछता। आप खाली आपका ये वापस करना, वो पूछता कब करूँ, उतने बजे आता है ले जाता है। ये कभी भारत ने सोचा था होगा? आप जाकर देखिए ना, किसी को कोई वापस करने को दुकानदार की मर्जी है, होगा नहीं तो लोग तो, हमारे लोग तो यही डरते रहे कि अगर वापस करना शुरू कर दिया तो लोग अंडरवियर पहन के वापस कर देंगे। तो ये रिटर्न पॉलिसी के चलते अब घटिया माल अमेजोन पे बेचने में कंपनियां डरती हैं और ग्राहक को तंग भी नहीं करती हैं। तो अमेजोन से बहुत फायदा हुआ है ग्राहक को। अब तीसरा फायदा जो है वो नई नौकरियों का है। अमेजोन दिवाली पे 1 लाख लोग डिलीवरी के लिए रखती है। 2025 में कह रहे हैं हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इसके अलावा भारत में उनके 65,000 के करीब कर्मचारी हैं। सॉफ्टवेयर पे बहुत रिसर्च कर रही है, यही फ्लिपकार्ट भी करेगा। इसलिए अब तक विदेशी कंपनियों से देश को फायदा ही हुआ है, इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक देश को। अब आइए आपके दूसरे प्रश्न पे, जनता को क्या लाभ मिला? पहला तो सुविधा का है। आप घर बैठे पूरे देश के बाजार को सर्च करिए, कहाँ पे क्या मिल रहा है, जहाँ मर्जी ऑर्डर कर दीजिए, मद्रास से भी आपको सामान आ जाएगा बिना टूट फूट के। नहीं तो पहले समय और तेल फूक के पसंद का सामान ढूंढने के लिए चांदनी चौक जाइए, खारी बावली के चक्कर लगाइए, और जिसके पास स्कूटर कार नहीं है उसकी तो और भी आफत, बस से जाइए, लटक के पर ढूंढते रहिए। तो बहुत जनता को इसका फायदा हुआ है। और दूसरा, जनता को सामान सस्ता भी मिलने लगा। दुकान पे जाइए वो तो एमआरपी पे देता है, ये लोग एमआरपी से सब सस्ता देते हैं। और टीवी मोबाइल तो जब दिवाली सेल आती है तो बहुत सस्ते हो जाते हैं। अब तो कंप्यूटर वॉशिंग मशीन भी सस्ते होने शुरू हो गए। पूरी स्पेसिफिकेशन नेट पे होती है, उन लोगों के अनुभव वेबसाइट पे मिल जाते हैं, किस प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छाई है बुराई है सब पता लग जाती है। और फिर सामान मिलने पे पैसा तो जनता को भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बहुत फायदा हुआ है। अब व्यापारियों की बात कीजिए, कुछ के नुकसान की बात नहीं कर रहा, बहुतों को फायदा भी हुआ है। जैसे पिछले दिवाली पे 4,152 व्यापारियों ने अमेजोन पर 1 करोड़ से ज़्यादा का सामान बेचा है। 1 करोड़ से ज़्यादा का सामान 4,000 लोगों ने बेचा है। 50,000 लोग निर्यातक बनने की प्रक्रिया में रजिस्टर करा रहे हैं। लाखों व्यापारी अमेजोन के विक्रेता बन रहे हैं, जो कि क्योंकि अमेजोन पे आते ही सारे देश का मार्केट मिल जाता है। वो अपना कुछ पैसा कमाता है, वो कारण वो तो आपस की बातें हैं, होती रहेंगी। और टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो नई संभावनाओं को जन्म देगी। मैं एक संभावना सोच रहा हूँ कि पता नहीं कभी होगा, शायद ये आईटीसी वाले कर रहे हैं, चौपाल या क्या बोल रहे हैं उसका नाम दे रहे हैं। मान लीजिए किसान 10-10 किलो के बैग गांव में ही बनने लगे आटे की चक्की के साथ, और आप ऑर्डर करिए और सब कब किसान सीधे रिटेलर को दे देगा। क्या होगा? संभावना भविष्य को किसने देखा है? तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चंदे का या नोट बैंक का शॉर्ट साइटेड व्यू है, इनको बचाने के लिए अगर आप प्रगति को अवरुद्ध कर देंगी तो देशद्रोह है। ये देश का भला नहीं करेंगे आप, देश का देशद्रोह है। मुश्किल ये है कि अब असली जो समस्या अब क्यों आ गई मोबाइल के साथ, जो नए स्मार्टफोन है, मोबाइल 80% बिक्री पर इनका कब्जा हो गया। जो चीन के मोबाइल होते थे, चीन से सीधे खरीदती हैं 3 कंपनियां चीन की हैं, वाईवो है, कोई रेडमी मी है, कोई और कंपनियां हैं, उनसे लाखों में खरीद लेती हैं और सस्ते में बेचती हैं। बाकी किसी को मौका ही नहीं मिल रहा मोबाइल बेचने का, इसलिए हाय हो रही है।
ये तो सब व्यापार की इवोल्यूशन है, बस वालों की और टांगे वालों की लड़ाई है। इसमें सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए। अब आपने सवाल किया चीन क्या, देखिए चीन हमसे बहुत आगे है और उसके फैसले हमसे ज़्यादा सोच के लिए गए होते हैं। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, चुनावों से डरती हैं, जनता से डरती हैं, और कठिन फैसले हम चीन के जैसे समय पर नहीं ले सकते। चीन ने फेसबुक, गूगल, अमेजोन, इन सब के चीनी संस्करण तैयार कर लिए। अमेजोन के बदले उनकी वो लोकल अलीबाबा कंपनी है जो कि सामान बेचती है। उनका टिकटॉक तो विश्व में ही बहुत पॉपुलर हो गया था। भारत इस क्षेत्र में अभी बहुत पीछे है, और फिर ना हमारी सरकार में, ना हमारे यहाँ टाटा आईटी को छोड़ दीजिए, तो उद्योगपतियों में ना इतनी साहस है, ना चाहत है, ना अनुभव है। हमारे यहाँ सिकंदर की तरह विश्व विजय के सपने देखने की प्रथा अभी नहीं आई है। तो पहले तो हम रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा इत्यादि में स्वावलंबी हो जाएं, फिर उसके बाद बाकी सेक्टरों का नंबर आएगा, देखा जाएगा। उपाध्याय जी, आपने तो सारे फायदे गिना दिए, क्या इनके कुछ नुकसान भी हैं? आप ठीक कह रही हैं मीनू जी, हर संभावित तकनीक का दुरुपयोग संभव है। आप ब्लेड से शेव भी कर सकती हैं, कलाई की नस काट करके आत्महत्या भी कर सकती हैं। तो ब्लेड को तो दोष देना गलत है, ये तो हर चीज़ का दुरुपयोग संभव है। तो अमेजोन के में भी आजकल फर्जी माल बहुत बिकने लगा है। मैंने खुद गीज़र बजाज कंपनी का, फेमस कंपनी का ऑर्डर किया था। मुझे नकली गीज़र देखने में बिल्कुल ऐसा था, नकली गीज़र भेज दिया। और जब बाद में इंस्टॉल करने के लिए कंपनी के आदमी को बुलाया, उसने कहा ये नकली है, और फिर मुझे बदलवाना पड़ा। सोनी के नकली हेडफोन नेट पे 500-500 रुपये में बेचे जा रहे हैं, जबकि असली 5000 का होता है। रिजेक्टेड माल बार बार घुमाया जा रहा है जब तक कोई ना कोई ग्राहक ना फंस जाए। अब ग्राहक नेट से असली नकली की कैसे परख करे? उसे क्या पता कि ये जो सामान उसके घर आ रहा है वो 3 बार रिजेक्ट कर हो चुका है। वो घुमाते रहते हैं उसको जब तक कि कोई ना कोई फंस जाता है। ये जैसे दूर के सप्लायर की क्वालिटी कैसे जाने कोई? जूतों में अक्सर हो जाता है, जूते आते हैं आपके शुरू में तो नहीं है, 2 महीने बाद फट गए। बहुत जल्दी जूतों में बहुत, बजट टीवी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका रिपेयर फिर होता नहीं। और इसके बाद एक बार आप सामान इंटरनेट पर बेच दें तो उसका कोई माँ बाप नहीं है। दूसरे, भारतीय बाजार का पूरा डेटा इन कंपनियों की प्रॉपर्टी बन जाता है। उन्हें लोगों की पसंद नापसंद सब मालूम हो जाती है, और जिसका उपयोग वो अपने निवेश को लाभप्रद बनाने के लिए करते हैं, उनका अधिकार भी है। पर नई छोटी कंपनियां अगर आएंगी वो इनका मुकाबला नहीं करेंगी। सिर्फ बड़ी कंपनियां, इनसे आप रिलायंस ही टक्कर ले ले अमेजोन से, या टाटा ले ले, बाकी अब छोटे मोटों के बस की बात नहीं रह गई है। तो एकाधिकार का तो बहुत दुरुपयोग होगा, और कंपटीशन के लिए देसी टाटा, रिलायंस, चीनी पेटीएम मॉल इत्यादि को बढ़ावा देना सार्वजनिक हित में। सरकार को हिम्मत करनी होगी। ये मैं टाटा को क्यों फेवर करूं, दुनिया क्या कहेगी, वो बंद नहीं कर सकते आप। हिम्मत करके सार्वजनिक हित में इन सबको बढ़ावा देना होगा, देसी कंपनियों को प्रोत्साहन देना होगा, जैसे हम खादी का करते हैं। एक तरीका है कि हम टाटा, रिलायंस में शेयर खरीद लें, जिससे उनको सरकारी खरीद में कुछ प्राथमिकता दे सकें। इसके बिना भेदभाव के 2-3 साल के नोटिस के बाद लागू किया जाना चाहिए, जिससे शिकायत भी नहीं कोई कर सके। उपाध्याय जी, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कोई कार या हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी की तरह देश को कुछ नई टेक्नोलॉजी तो नहीं दे रहे हैं, तो इनके बड़े मुनाफे जब अमेरिका को भेजे जाएंगे तो देश को नुकसान नहीं होगा? और यह कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई तो क्या होगा? देखिए मीनू जी, अभी तो फ्लिपकार्ट को 30,000 करोड़ की बिक्री पे पिछले साल 1950 करोड़ का घाटा हुआ है। अमेजॉन की भी लगभग यही, मतलब उसकी 32,000 करोड़ की थी, 31,000 करोड़ की है, उसके भी 1,600 करोड़ का घाटा हुआ है। दोनों कंपनियां बड़े घाटे में चल रही हैं, और ये तभी भी धड़ाधड़ निवेश कर रही हैं। इनकी रेस चल रही है छोटे शहरों और गाँवों में पहुँचने का। जब ये पूरे भारत पे पहुँच जाएंगी और नए गोदाम, पूरी सेवाएं बन जाएंगी, तब ये फायदे की बातें करेंगे। अगले 5 साल तक इनकी बिक्री 1 लाख करोड़ हो जाएगी। तब तक ये मतलब अगर 1 लाख करोड़ का सामान एक कंपनी खरीदेगी, आप उसकी शक्ति समझ सकती हैं, कौन टक्कर लेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट ने कोरोना के समय वैक्सीन देने से मना कर दिया, एक ने दूसरे ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। छोटे देशों को उनकी औकात बता दी। वो तो भारत लकी था, भाग्य हमारा अच्छा था कि हमारे यहाँ कोवैक्सीन बन गई, कोविशील्ड बन गई, इसलिए हम बच गए। अगर हम सचेत ना रहे हो तो हमारा भी वही हाल होता, लोग हमें लूटने के लिए तैयार बैठे थे। तो अंत में यह बताएं कि आप सरकार को क्या सलाह देंगे? देखिए,
सरकार को सलाह तो मैं क्या दूंगा, सरकार किसकी सलाह, माने इतने अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, मेरी क्या औकात की मैं सरकार को सलाह दूं। पर तब भी अगर आप कह रही हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक नी जर्क रिएक्शन में मोबाइल बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं है। सरकार को सोच समझ के व्यापक राष्ट्रीय और जनहित में फैसले लेने चाहिए। हमारी निर्यात ना कर पाने से देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। विदेशी निवेश अगले 20 साल के दूरगामी एक पॉलिसी बनानी चाहिए, किस क्षेत्र में आप विदेशी निवेश करेंगे, किस क्षेत्र को देशियों के लिए रखेंगे। विदेशी कंपनियां जो भारी निवेश के बाद अभी भी घाटे में चल रही हैं, जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, उनको फालतू कानून या कोई चीज़ बेचने से रोकना अनुपयुक्त होगा। अब अमेजॉन कह रहे तुम उस पर अपना सामान नहीं बेच सकते, आप रिलायंस की दुकान पे जाइए, रिलायंस के सारे उसने मैदा, अपनी बेसन, अपनी सब अपने नाम की खोल रखी है। अमेजॉन अपनी दुकान पे अपना सामान नहीं बेचेगा, कोई तू क्या है? कानून घोड़े तांगे वालों के लिए बना रखा है, सवारी खड़ी नहीं कर सकते, ऐसे कानून बना रखे हैं, फिर उन कानून की दुहाई देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बननी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए, पर हर क्षेत्र में टाटा जैसी कंपनियों को निवेश करने में सस्ती जमीन दीजिए, पूंजी दीजिए, कुछ करिए उनको बचाने के लिए। वो नहीं टक्कर ले पाएंगे। मैं भारतीय कंपनियों के बस का नहीं है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से टक्कर लेना, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए सोचिए कैसे, पर कानूनी ढंग से करिए जिससे कि पूंजी निवेश को भी नुकसान ना हो। इंग्लैंड नहीं कर रहा, उनके अगर प्रिंस चार्ल्स जा सकते हैं, टाटा मोटर, और बड़ी इज्जत से बात कर सकते हैं। मैं आपको टाटा की कहानी सुनाता हूँ। टाटा मोटर ने, रतन टाटा ने इतवार के दिन मीटिंग रख ली। इंग्लैंड में आप रहे नहीं है, मैं गया हूँ 1982 में। इतवार को काम करना तो पाप है, और जो रिएक्शन हुआ, और पूरे प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच गई कि ये विदेशी हमारी संस्कृति बिगाड़ रहे हैं। आप हैरान होंगी, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर हमारी संस्कृति इतनी अच्छी होती तो हम ये बिकता क्यों है प्लांट, पहले फोर्ड को बिकी, फिर टाटा को बिकी, तो हमारी संस्कृति में कोई कमी है, मैं नहीं बीच में पढ़ूंगा। अगर वो कह रहा है संडे मीटिंग है, संडे मीटिंग करो, और संडे मीटिंग हुई, उन्होंने टाटा को पूरी सपोर्ट दी। तो विदेशी हमसे आगे हैं सोचने में, वो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे टाटा के अगेंस्ट। आप क्यों ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट के डिस्क्रिमिनेट करने की बात कर रहे हैं? हाँ, आप बचाइए, एकाधिकार से बचाइए, पर फिर रिलायंस को भी सोचना पड़ेगा ना आपको, एकाधिकार जियो का, सबको सोचना पड़ेगा, फ्लिप पे आपके ट्विटर का सोचना पड़ेगा, सबका सोचिए, वही काम है सरकार का। पर राजनीति से परे रखिए, नोट बैंक से परे रखिए, वोट बैंक से परे रखिए। जनता को लगे सबको कि भारत में न्याय होता है। इंग्लैंड में ये न्याय की शिकायत नहीं होती। मैं रहा हूँ वहाँ पे, कोई कंपनी सरकार के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, वो इतने बिना भेदभाव के आपसे काम करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप काले, अगर आपने कानून तोड़ा आप पे फाइन लगेगा। अमेरिका में आप करके देख लीजिए, हाई स्पीड करके, चाहे किसी देश के हों, बराबर। तो इसलिए वो कल्चर हमें सीखनी होगी। मेरा यही अंत में कहना है कि भारत की व्यापारिक संस्कृति को बदलने की जरूरत है। भारत के विश्व विजय के सपने को साकार करने के लिए अगर हम में समर्थ होता तो हम कर लेते ना, कुछ बदलना है ना। अगर इंग्लैंड इतवार को मीटिंग करने को तैयार है, आप भी तैयार रहिए। तो सोचिए इस बारे में। यही मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि अंतोगत्वा आपको दूरगामी सोच से जो कर सकते हैं करिए, और अपना निर्यात भले बढ़ा के दूसरे के प्रेशर में मत आइए कि आपको हर साल $30 बिलियन चाहिए, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो। निर्यात बढ़ा के बराबर करिए, जिससे कि देश एक स्वतंत्र चिंतन कर सके। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी सलाह, जो आप कहें। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के अंत पर आ जाते हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इससे हमें भविष्य में आपकी पसंद के कार्यक्रम लाने में सुविधा होगी। धन्यवाद।